चलिए बच्चों, तो क्या क्या पढ़ लिया था, RTA और GATT। तो अब हमें कुछ नई बातें आज पढ़नी है, जो उसमें सबसे पहले अब एक स्टार बनाना, सबसे पहले ठीक है, स्टार पॉइंट्स हैं कुछ, वहाँ से शुरू करेंगे। तो इसकी हेडिंग डालना बड़ा बड़ा, यूरुग्वे राउंड। तो ये देश है, आपको तो पता ही होगा वैसे तो। चलो, तो अब ये तो आपने पढ़ लिया था कि GATT का रेलिवेंस जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था 1980s में। तो फिर अलग अलग देशों में बैठकें होती थी कंट्रियों की कि भाई अब आगे क्या करें क्या करें क्या करें। तो उन सब बैठकों को, उन सब मीटिंग्स को नाम दे दिया मतलब अगर यूरोपे में हुआ तो यूरोपे राउंड, सिंगापुर में मीटिंग हुई तो सिंगापुर राउंड, दोहा में मीटिंग हुई तो दोहा राउंड। तो ये राउंड नाम लगा। तो राउंड मतलब ये कि इस सिटी में या इस कंट्री में बैठक हुई, मीटिंग हुई, तो इसलिए नाम पड़ गया यूरुग्वे राउंड। तो इसमें आप लिखो, फर्स्ट एरो डाल के छोटा सा, यूरुग्वे राउंड ब्रॉड अबाउट द बिगेस्ट रिफॉर्म of the world's trading system, full stop. members established 15 groups to work on limiting restrictions। वो अलग अलग थे 15 ग्रुप्स, आपको वो नाम याद रखने की ऐसे जरूरत नहीं है, अभी बताता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट एरो, द राउंड स्टार्टेड इन, शहर का नाम लिखना है पुंटा, PUNTA, डेल DEL, ESTE, ठीक है, हाईलाइट कर लेना, ये याद होना चाहिए। द राउंड स्टार्टेड इन पुंटा डेल एस्टे इन उरुग्वे इन सितंबर 1986 को भी हाईलाइट कर लेना। ये सब आपके 1 नंबर के MCQ हैं कि कौन से शहर में बैठक शुरू हुई, कब शुरू हुई, फुल स्टॉप। इन दिसंबर 1993 कॉमा द उरुग्वे राउंड ब्रैकेट में लिखना है 8th, ठीक है, अभी समझाऊंगा, ब्रैकेट में लिखना है 8th, was the most ambitious and largest ever round with 123 countries participated, was completed, ठीक है, अभी समझाऊंगा सब बातें, फुल स्टॉप। और नेक्स्ट एरो में, द एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय मोस्ट कंट्रीज ऑन 15th April 1994 and with effect from 1 July 1995 marked the birth of, बताओ किसका जन्म हो गया, WTO। तो ये है एक्चुअल कहानी जो शायद आपको ना पता हो। तो WTO का जन्म ऐसे हुआ 7 वर्षों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद। तो ये पूरी कहानी है WTO के जन्म की। तो इसमें सारी बातें हाईलाइट कर लेते हैं। तो सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है। पहले तो 1 जुलाई WTO ये वाली, 15 अप्रैल को सबने दस्तखत करे 1994 ये वाली, बाकी तो करवाई दी आपको, ठीक है। तो ये आप पहले कर लो। तो सिंपल हिस्ट्री वैसे तो है, बस आपको टर्म्स याद रखने हैं या डेट्स याद रखने हैं। तो हिस्ट्री ये है कि बेसिकली अलग अलग शहरों में बैठकें होती थी कि भाई क्या करना है। तो राउंड 1 हुआ किसी देश में, राउंड 2 हुआ किसी देश में, राउंड 3 हुआ किसी देश में, राउंड 4 हुआ किसी देश में। तो जब राउंड 8th हुआ, 8th राउंड कहाँ हुआ, उरुग्वे में, सितंबर 1986 में, ठीक है। ये राउंड स्टार्ट हुआ सितंबर 1986 में, ये राउंड स्टार्ट हुआ, उरुग्वे में बैठक शुरू हुई। जो सबसे एम्बिशियस और सबसे बड़ी मतलब कहते हैं राउंड था, क्योंकि उसमें जो बातें, जो नेगोशिएशंस चल रही थी कि भाई ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये है वो है। 123 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था उसमें। सोचो 123 कंट्रीज में उस टाइम पे, मतलब कितने सारे कंट्रीज हैं। तो पूरे 7 साल लग गए थे 1986 के बाद से। अब 7 साल आगे पहुंच जाओ, तो कौन सा साल आ जाएगा, 1993। तो दिसंबर 1993 में जाके मतलब वो कंप्लीट हुआ राउंड। तो 7 साल तक ये राउंड ही चलता रहा। तो बच्चा सोचता है कि सर ये 7 साल तक सब टेबल पे बैठे रहे, मतलब राउंड चलने का मतलब ये कि मतलब डिसीजन नहीं आया 7 साल तक, ये कहने का मतलब राउंड 7 साल तक चलता है। फिर 7 साल के बाद जब फाइनली डिसीजन आया तो फिर सारी कंट्रीज ने साइन कर लिया 15 अप्रैल को कि भाई ठीक है, हम मानते हैं ये सब बातें होनी चाहिए। और 1 जुलाई 1995 से फिर WTO का जन्म कर दिया कि भाई अब ये संभालेगा सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक। तो समझिए WTO का जन्म कैसे। तो ये हिस्ट्री है बेसिकली उरुग्वे राउंड की। तो यहाँ से बेसिकली अब WTO का जन्म हो रहा है। तो यहाँ से आप अब चाहें थर्ड मेन हेडिंग जो है हमारी वो आप डाल सकते हो। क्या थी थर्ड मेन हेडिंग, WTO है, तो आप डाल सकते हो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। तो WTO का जन्म जो हुआ वो यूरुग्वे राउंड कह सकते हो की वजह से हुआ।
तो WTO, तो इसमें हमें WTO का तो खैर बताइए, उसके वो लिखने हैं सबसे पहले 6 की ऑब्जेक्टिव्स कि आखिर WTO जो जन्म तो हो गया, इसके 6 मेन उद्देश्य क्या डिसाइड करें। भाई यूरोपीय राउंड में 7 साल लग गए देशों को, तो ऐसा क्या सोचा इन्होंने 7 साल में? 7 साल में तो बच्चा सीए बन जाए, तो इन्होंने 7 साल में ऐसी क्या बातें सोची कि भाई WTO का क्या करना है काम। तो 6 ऑब्जेक्टिव्स निकाले गए कि WTO का ये काम है। नंबर 1, टू सेट एंड एनफोर्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो भैया इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स बनाएंगे, ये रूल्स को ब्लॉक कर लो। दूसरा, टू प्रोवाइड फोरम फॉर नेगोशिएशंस। नेगोशिएशंस के लिए ही फोरम प्रोवाइड करेंगे। फोरम का मतलब होता है क्या, बताओ? फोरम का मतलब मंच। तो ये मंच प्रोवाइड करेंगे किस चीज़ के लिए? मंच, नेगोशिएशन के लिए। मान लो आप एक कंट्री हो, मैं एक कंट्री हूँ, अब हम आपस में कुछ नेगोशिएट करना चाहते हैं। आप कह रहे हो कि सर 10% तो टैक्स ज़्यादा है, 8% कर लो। तो ये बातें हम कहाँ करेंगे? इस मंच पे। ये बातें कहाँ होंगी? इस मंच पे, WTO के मंच पे। तो ये WTO नेगोशिएशंस का फोरम प्रोवाइड करता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े ये रोकेगा। रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, तो 2 देशों की लड़ाई हो गई तो ये उसको रिजॉल्व कराएगा। नंबर 4, टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़ाएगा। टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी कि भाई मैं आपके साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहा, या एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कोई रूल्स जो बना रहा है, ट्रेड रूल्स, मतलब ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे कुछ और कहानी हो। तो मतलब जितना हो सकेगा WTO ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का काम करेगा, पारदर्शिता बढ़ाने का काम करेगा। 5वां, टू इन्वॉल्व इन ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट। टू इन्वॉल्व इन ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट, तो ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व होगा। अब ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट ये क्या है सर, बताओ? अब ग्लोबल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। तो अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और मैनेजमेंट तो आपको बताइए मैनेज करना। तो WTO का काम ये भी है कि वो दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर पूरी दुनिया में जो आर्थिक स्थितियां चल रही हैं उनको भी मैनेज करेगा। तो ऐसा नहीं कि WTO बस ट्रेड के रूल्स बना रहा है। तो WTO एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर इकोनॉमिक डिसीजंस के अंदर भी अपना मतलब इन्वॉल्वमेंट रखेगा। तो समझिए, ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट, आर्थिक मैनेजमेंट में भी ये इन्वॉल्व होगा। और छठा, टू हेल्प डेवलपिंग नेशंस, डेवलपिंग नेशंस की मदद करेगा। ये इनका उद्देश्य है, टू हेल्प डेवलपिंग नेशंस, कि भैया जो डेवलपिंग नेशंस है ना उनकी मदद होनी चाहिए। डेवलप्ड तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो इनका छठा मेन ऑब्जेक्टिव था कि डेवलपिंग नेशंस की हमें मदद करनी। तो भाई समझिए 6 बातें सारी सिंपल है। रूल्स बनाएगा, मंच प्रदान करेगा नेगोशिएशन के लिए, लड़ाई झगड़े होंगे वो रिजॉल्व करेगा, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करेगा, इकोनॉमिक मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व होगा और डेवलपिंग नेशंस की मदद करेगा। तो बच्चा कहता है सर ये 6 बातें सोचने में 7 साल लग गए, तो लग गए, बट ओके हो गया। आपको 6 मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है WTO के, तो ये तो हो गए 6 मेन ऑब्जेक्टिव्स। बाकी फिर नेक्स्ट एरो में लिख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ WTO। थोड़ा सा इस पर भी कुछ बातें लिख लेते हैं कि भैया स्ट्रक्चर कैसा है WTO का। तो इसमें आप लिख लो, WTO एक्टिविटीज आर सपोर्टेड बाय अ सेक्रेटेरिएट, मतलब मंत्रालय। WTO की गतिविधियां एक सेक्रेटेरिएट सपोर्ट करता है, आर सपोर्टेड बाय सेक्रेटेरिएट लोकेटेड इन, बताओ इसका हेड ऑफिस कहाँ है WTO का? हाँ, स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही। तो मतलब उसके शहर का नाम लिखना है जिनेवा, GENEVA, जिनेवा। बाय डायरेक्टर जनरल, बाय डायरेक्टर जनरल। तो ये उसके पदाधिकारी का नाम हो गया। तो WTO की गतिविधियां जो है वो एक मंत्रालय से, जो कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है, वहाँ से सपोर्ट होती है, जिस पदाधिकारी का नाम है डायरेक्टर जनरल। फुल स्टॉप। इट हैज़ 3-tier सिस्टम, इट हैज़ 3-tier सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये आपने बचपन में भी बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था सर। बिजनेस स्टडीज ये कौन सा सब्जेक्ट था? तो 3-tier सिस्टम क्या होता है बताओ? हाँ, वही बच्चों वाली छोटी बातें हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। तो यही WTO भी करता है, डिसीजन मेकिंग टॉप वाले करेंगे, मिडिल को बताएंगे, मिडिल से लोअर पे पहुंच जाएंगे। तो 3-tier सिस्टम कह दिया इसको। तो बना लो डायग्राम अगर बनाना है तो WTO के अंदर भी डिसीजन मेकिंग 3-tier सिस्टम की तरह ही चल रहा है। हाँ, बाकी इसके बाद देख लो किसी में, WTO अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 95% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड्स एंड करंटली हैविंग, बताओ कितने कंट्रीज? 164 मेंबर कंट्रीज।
तो WTO आप सोच ही सकते हो, दुनिया के ट्रेड जितने भी हो रहे हैं दुनिया में, वर्ल्ड ट्रेड, उसका 95% लगभग उसके पास सारी जानकारी। तो WTO अकाउंट करता है, मतलब रिकॉर्ड रखता है 95% वर्ल्ड ट्रेड्स, लगभग सारे उसकी नज़र में है कि कौन क्या ट्रेड कर रहा है दुनिया के अंदर। और 164 मेंबर कंट्रीज हैं करंटली, बाकी ब्रैकेट में लिख लो, ऑफ विच 117 आर डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें 117 जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बाकी डेवलप्ड होंगे, अंडर डेवलप्ड होंगे। WTO accounts for almost 95% of world trades and currently having 164 member countries, जिसमें से 117 जो है वो आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो क्लियर हो गया स्ट्रक्चर, ये सिंपल था स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद नेक्स्ट एरो, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ WTO। नेक्स्ट हेडिंग का नाम है गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ WTO, कि भाई इनके सिद्धांत क्या है WTO के, इनके गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है। तो जैसे आपका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है अभी बताओ सर? पहले बस अपना तो एक ही गाइडिंग प्रिंसिपल है ना, पैसे कमाने फिलहाल। तो गाइडिंग प्रिंसिपल का मतलब हो गया कि सिद्धांत क्या है WTO के, किन प्रिंसिपल्स पर ये चलते हैं, किन प्रिंसिपल्स को ये मानते हैं। तो इनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स लिखते हैं जी WTO के, तो कुछ हैं छोटे मोटे से, तो लिखते हैं नंबर 1। पहला गाइडिंग प्रिंसिपल तो आपने शब्द सुन भी रखा है ना, इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी जो बनाई, मोस्ट फेवर्ड नेशन, सुना था ना पहले क्या है। तो इनका जो प्रिंसिपल है MFN है ना, बड़ा फेमस टर्म है MFN। तो पहला प्रिंसिपल तो वही है MFN। तो इसमें इस प्रिंसिपल में है क्या, मतलब वो लिख लो डैश डाल के, कि ट्रीटिंग अदर पीपल इक्वली, ट्रीटिंग अदर पीपल इक्वली। इसका मतलब ये है कि भाई जो भी WTO का मेंबर होगा उसको आपको बराबर ट्रीट करना है। तो मतलब क्लास में जितने बच्चे हैं आप सबको आपस में एक दूसरे को बराबर ट्रीट करना है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना है, कोई कलर का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ये मतलब वैसे WTO भी कहता है कि भाई हमारे जितने मेंबर कंट्रीज होंगे वो सब मोस्ट फेवर्ड नेशन है MFN है, तो आपस में कोई भेदभाव नहीं करना है, तो बस ट्रीट एवरीवन इक्वली। उसके बाद नंबर 2, दूसरा प्रिंसिपल है नेशनल ट्रीटमेंट, नेशनल ट्रीटमेंट। तो इसमें लिख लो, फिर इसमें छोटा सा डायग्राम भी बनवा दूँ। तो इस प्रिंसिपल में मुद्दे की बात है, ट्रीटिंग फॉरेनर्स एंड लोकल्स इक्वली, ट्रीटिंग फॉरेनर्स एंड लोकल्स इक्वली। तो इसके एक छोटा सा एग्जांपल से समझा देता हूँ, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो मान लो ये एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक, तो ये एक मान लेते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इंडिया में बना, और एक प्रोडक्ट विदेश से आया है, इम्पोर्ट कर लिया हमने। तो क्या आप इस लाल डब्बे और काले डब्बे में भेदभाव करोगे बताओ? क्या आपका मतलब है आप इंडिया हो, आप भारत हो, तो बताओ भारत, क्या तुम लाल डब्बे और काले डब्बे में भेदभाव करोगे? और मैं WTO मैं पूछ रहा हूँ, करोगे? तो पढ़ो प्रिंसिपल, क्या कह रहा है प्रिंसिपल? नेशनल ट्रीटमेंट। तो आपको लाल डब्बे को भी वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आप अपने काले डब्बे को ट्रीट करते हो। तो इस बात को कहते हैं नेशनल ट्रीटमेंट। भाई समझ गए? नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि लाल डब्बा और काला डब्बा, यानी ट्रीटिंग फॉरेनर्स एंड लोकल्स कैसे ट्रीट करोगे? इक्वली। तो आपको अगर चाय बिस्किट पूछोगे तो दोनों से पूछना है, अगर आप चॉकलेट दोगे तो दोनों को देंगे। तो आपके घर में जो बच्चा है और एक पड़ोस से बच्चा आया है, तो दोनों को कैसे ट्रीट करोगे? सेम। भाई समझ गए? बोलो ना हाँ। अच्छा, बाकी इसमें एक लाइन और लिख लो, दिस प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट। क्या हुआ? तो आपको प्रिंसिपल सही नहीं लग रहा क्या? भाई कुछ गलत कह दिया क्या प्रिंसिपल में? बताओ, ये गलत शिक्षा दे रहे हैं क्या हम? यही सही है? क्या गलत है? बच्चा कह रहा है गलत शिक्षा है, तो ये है तुम्हारे मन में जहर घुला हुआ। तो लिखो, द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट इज ऑल्सो फाउंड इन ऑल 3 मेन WTO एग्रीमेंट्स। WTO के ना कुछ एग्रीमेंट्स भी हैं, 3 मेन है, ब्रैकेट में चाहे लिख लो, ऐसे रटने के लिए रट लेना, वैसे तो अभी समझ में नहीं आएंगे क्या है, लेकिन ऐसे लिख लो, आर्टिकल 3 ऑफ GATT, एक तो ये, कॉमा आर्टिकल 17 ऑफ GATS एंड आर्टिकल 3 ऑफ TRIPS ट्रिप्स। तो 3 मेन एग्रीमेंट्स होते हैं, बड़े एग्रीमेंट्स हैं 3। एक है GATT, तो GATT सर ये क्या है? तो GATT हो गया जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये किसमें डील करता है? गुड्स में। दूसरा होता है GATS, मानो तो ये किसमें डील करेगा? सर्विसेज। वेरी गुड, तो लिख लो फुल फॉर्म, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ये सर्विसेज में डील करते हैं। तो GATT तो गुड्स वाले हो गए, ये सर्विसेज वाले में डील करते हैं। उसके बाद इसी तरह तीसरा मेन एग्रीमेंट होता है ट्रिप्स, TRIPS, ये किसमें डील करेंगे? मालूम का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। याद है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? गैट में यही समस्या बताई थी, गैट में खाली गुड्स थे, तो सर्विसेज किसमें कवर होगी? GATS में, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिप्स में। तो मतलब इसको भी लिख लो, ट्रिप्स का मतलब है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये फुल फॉर्म आप लिख सकते हो।
इसके बाद जी अगला है नंबर 3, और क्या है प्रिंसिपल नंबर 3 का नाम है फ्री ट्रेड। ये तो खैर आपको नाम से पता चल जाएगा कि भाई WTO क्या चाहता है, बताओ। फ्री ट्रेड हो बस, तो ये तो आप लिख के ब्लॉग बना लो बस, फ्री ट्रेड। बाकी एक लाइन वैसे ही लिख लो कि भाई WTO चाहता है फ्री ट्रेड, है ना। तो इसमें लिख लो कि WTO अलाउस प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन। ये इसमें कीवर्ड है, प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन, इसको हाईलाइट कर लेना। अब प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है सर? तो प्रोग्रेसिव का मतलब कि धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। तो धीरे धीरे जो है लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बैरियर्स खत्म करने। तो WTO ने बेसिकली ये कह रखा है सभी देशों को कि भाई धीरे धीरे बैरियर्स खत्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो आज मान लो 10 बैरियर्स हैं, तो 2 हटा दो, फिर एक साल बाद एक और हटा दो, एक साल बाद 2 और हटा दो। तो मतलब धीरे 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 आगे बढ़ना है। किस चीज़ में आगे बढ़ना है? बैरियर्स को हटाने में आगे बढ़ना है। तो इसको अंग्रेजी में कह देते हैं प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन। तो आप लिख सकते हैं समझने के लिए, अगर लिखना है तो कि धीरे धीरे बैरियर्स हटाओ, फ्री ट्रेड। उसके बाद चौथा प्रिंसिपल प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी, तो इसमें भी लिख लो एक लाइन, प्रिडिक्टेबिलिटी का क्या मतलब कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें आप लिख लो डैश डाल के, इन WTO, when countries agree to open their markets, in WTO, when countries agree to open their markets for goods or services, they bind their commitments. They bind their commitments. इसमें कीवर्ड जो है वो bind है, वैसे तो पूरी कर लो, bind their commitments। और इसी के आगे लिख लो, countries should make trade rules as clear as possible, ब्रैकेट में लिख लो ट्रांसपेरेंट। तो इसमें आप क्लियर को हाईलाइट कर लो। तो इस प्रिंसिपल को नाम दे दिया प्रिडिक्टेबिलिटी, कि मतलब प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। अच्छा कहता है प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबल क्या होना चाहिए? प्रिडिक्टेबल, तो प्रिडिक्टेबल ये होना चाहिए कि WTO का जो हर मेंबर कंट्री है, पहली बात तो ये कि वो जो भी नियम बना रहे हैं वो उस पर बाध्य होंगे, वो अपनी कमिटमेंट से बाइंड रहे, और जो भी वो रूल्स बना रहे हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्दे के पीछे हम किसी को धोखा दे दें। तो ये कहना चाहता है WTO इस प्रिंसिपल में कि भाई हर कंट्री जो भी कमिटमेंट करेगा वो उसके लिए बाइंड रहेगा, और आप अपने रूल्स जो भी बनाओगे वो ट्रांसपेरेंट बनाओगे, मतलब धोखा नहीं दो। तो समझ गए प्रिडिक्टेबिलिटी। उसके बाद नंबर 5, और क्या गाइडिंग प्रिंसिपल है जी? नंबर 5 में है, ये तो एक सिंपल प्रिंसिपल है, प्रमोटिंग फेयर कॉम्पिटिशन। प्रमोटिंग फेयर कॉम्पिटिशन, फेयर कॉम्पिटिशन को प्रमोट करना है भाई आपको, तभी फ्री ट्रेड हो पाएगा ना। तो प्रमोटिंग फेयर कॉम्पिटिशन, तो इसमें आप लिख लो, मतलब सिंपल बात है वैसे तो कि भाई WTO प्रमोट्स फेयर कॉम्पिटिशन, WTO promotes fair competition in agriculture, intellectual property, services, etc. तो WTO चाहता है कि भाई फेयर कंपटीशन होना चाहिए। तो WTO फेयर कंपटीशन को प्रमोट करता है या करना चाहता है। इनका प्रिंसिपल है प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन। तो इसका क्या मतलब है दोबारा समझाया तो फेयर कंपटीशन का मतलब ये है कि मान लो एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट है काले रंग का, और एक प्रोडक्ट विदेश से आया है लाल रंग का। तो पता चला हम कह रहे हैं कि भाई काले वाले डब्बे को तो हम पूरा मार्केट देंगे, कहीं पर भी बेचो इंडिया में, और लाल डब्बे के लिए रूल बना दिया कि भाई तुम खाली दिल्ली में ही बेचे जाओगे। तो क्या ये फेयर कंपटीशन हुआ? नहीं हुआ। तो समझ गए WTO क्या चाहता है कि भाई चाहे गुड्स हो, चाहे सर्विस हो, चाहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें कंपटीशन बराबरी का होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रेफरेंस दे दी काले डब्बे को, लाल के साथ आपने भेदभाव कर दिया। तो फेयर कंपटीशन होना चाहिए। तो समझिए फेयर कंपटीशन। उसके बाद जी नंबर 6, और क्या गाइडिंग प्रिंसिपल है? नंबर 6 है एनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो ये तो एक जेनरिक बात है, एनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो WTO का गाइडिंग प्रिंसिपल ये भी है कि वो डेवलपमेंट को प्रमोट करे, रिफॉर्म्स को प्रमोट करे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। तो इसमें लिख लो आप एक लाइन छोटी सी कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज, इसका एक एग्जांपल की तरह लिखवा रहा हूँ आपको, डेवलप्ड कंट्रीज हैव स्टार्टेड to allow duty free and quota free imports for almost all products from least developed countries, तो ये बेस्ट एग्जांपल है इस
पॉइंट को समझने के लिए कि भाई देखो WTO ये भी चाहता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। अब डेवलपमेंट किसका होना चाहिए, किसका डेवलपमेंट एनकरेज करेगा वो, जो पिछड़े देश हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड देश हैं। तो इसीलिए इसका एग्जांपल दिया गया है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं ज़्यादातर, उन्होंने बिल्कुल ड्यूटी फ्री कर रखा है, कोटा फ्री कर रखा है इंपोर्ट्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ एग्जांपल के लिए कि भाई मान लो अफ्रीका हो गया, तो अफ्रीका अगर यूएस को कोई भी सामान बेच रहा है तो यूएस कहता है चलो ठीक है भाई तुम बेचो मजे से, कोई तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, कोई तुम पर लिमिट नहीं लगाएंगे, तो बेचो। तो ये अफ्रीका के लिए थोड़ा अच्छी बात हो गई ना कि WTO का ये भी उद्देश्य है कि वो डेवलपमेंट एनकरेज करता है या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एनकरेज करता है लीस्ट डेवलप्ड नेशनों के। तो समझिए कि WTO क्या चाहता है। चलो ये भी ओके हो गए प्रिंसिपल्स। तो मतलब सिंपल प्रिंसिपल्स हैं, दोबारा से एक बार गो थ्रू कर लो। तो MFN तो आपको बताइए सबको बराबर मानना है, नेशनल ट्रीटमेंट आपके गले से उतरा नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना है कि फॉरनर्स को और लोकल्स को बराबर ट्रीट करना है। तो प्रिंसिपल ये याद रखना है। बाकी फ्री ट्रेड में है कि धीरे धीरे बैरियर्स हटाओ। प्रेडिक्टेबिलिटी में ये है कि अपनी कमिटमेंट के लिए आप बाध्य रहोगे और रूल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फेयर कंपटीशन प्रमोट करता है WTO, भेदभाव ना हो, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलप करने के लिए भी मतलब एनकरेज करता है। तो ये सब उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो गए। तो समझ आ गए प्रिंसिपल्स। और लास्ट एरो और है WTO में, वो भी लिख लेते हैं। WTO एग्रीमेंट्स। WTO ने कुछ एग्रीमेंट्स जो कर रखे हैं, बेसिकली वो आप डैश डाल लो। तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, तो हम तो बस ऐसे ही नाम के लिए लिख रहे हैं कि भाई, वैसे तो इसका पूरा पुलिंदा है, इंटरनेट पे जाके चेक कर लेना कि WTO ने क्या क्या एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, लेकिन हम नाम लिख लेते हैं कि कुछ एग्रीमेंट्स बताओ जो हमें होने चाहिए। नाम तो मैं नाम लिख लो, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर में इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है। तो एग्रीकल्चर ट्रेड मतलब हो गया आपके वही एक तरह से जितने भी इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कवर कर रखा है, ठीक है। तो उसमें WTO की कोशिश ये होती है कि कोई बैरियर ना हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक देश से दूसरे देश जा सके आसानी से, बैरियर्स ना हो। तो वो हो गया एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। दूसरा आप लिख लो एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ SPS मेजर्स। सर सुना सुना लग रहा है, SPS मेजर्स बताओ फुल फॉर्म, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, है ना। तो उसके लिए भी WTO ने एग्रीमेंट्स कर रखे हैं। तीसरा एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग रिप्लेस्ड द मल्टी फाइबर एग्रीमेंट MFA सिंस 1974। तो टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग को लेकर भी एग्रीमेंट कर रखे हैं, जिसमें उन्होंने पुराने एग्रीमेंट को रिप्लेस कर दिया। पुराना एग्रीमेंट था मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, उसको रिप्लेस कर दिया। तो कपड़ों से रिलेटेड एग्रीमेंट है। अब इसमें रूल्स क्या है, वो अगर आपको लगता है भाई हमें वो भी जानना है तो आप इंटरनेट पे जाकर सर्च कर लो कि इसमें क्या क्या चीज़ें बना रखी है ना। तो भाई हमें तो नॉलेज नहीं है ना टेक्सटाइल क्लोथिंग की, तो उस एग्रीमेंट के अंदर आपको लेकिन पता लग जाएगा। इसी तरह एग्रीमेंट्स ऑन TBT, सर सुना सुना लग रहा है, TBT टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, है ना। ये भी टर्म आपने पहले पढ़ी थी, तो उससे रिलेटेड एग्रीमेंट्स बना रखे हैं। अगला लिख लो एग्रीमेंट्स ऑन ट्रिम या ट्रिम्स, TRIM। ट्रिम्स क्या है बताओ दोस्त, किताब से देख के। हाँ बताओ, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है। तो जब बच्चे की किताब खुलनी चाहिए तब नहीं खुलती, घर पे होमवर्क के लिए। उसके बाद और क्या क्या एग्रीमेंट्स बना रखे हैं, एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू एंटी डंपिंग। सर ये भी सुना सुना लग रहा है, वो चाइना वाली कहानी याद है, कलर्ड कोटेड स्टील पार्ट्स की कहानी सुनाई थी ना, एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है, तो उससे रिलेटेड भी एग्रीमेंट्स बना रखे हैं। बाकी इसके अलावा कस्टम वैल्यूएशन एग्रीमेंट्स, कस्टम वैल्यूएशन एग्रीमेंट्स की भाई कितनी कस्टम ड्यूटीज़ लगेंगी। इसके अलावा एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन मतलब PSI कहते हैं इसको। अब आप अपना सामान पानी वाले जहाज पे चढ़ा रहे हो, अब उसमें क्या भेज रहे हो क्या नहीं भेज रहे हो उसका इंस्पेक्शन भी करा जाएगा। इससे रिलेटेड भी एग्रीमेंट्स कर रखे हैं WTO ने, प्री इंस्पेक्शन एग्रीमेंट्स। उसके बाद एग्रीमेंट्स ऑन रूल्स ऑफ ऑरिजिन, ये भी सर सुना सुना लग रहा है, बताओ रूल्स ऑफ ऑरिजिन क्या थी कहानी, कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है। हाँ उसके भी रूल्स बना रखे, एग्रीमेंट्स कर रखे हैं। एग्रीमेंट्स ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर, कई बार इंपोर्ट करने के लिए आपको कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है कि भाई आप गोला बारूद मंगवा रहे हो मान लो, है ना, तो उसके लिए भी एग्रीमेंट्स कर रखे हैं। और सर कितने एग्रीमेंट्स कर रखे हैं सर, बहुत सारे कर रखे हैं, ये तो हम थोड़े से लिख रहे हैं। एग्रीमेंट्स ऑन सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स।
सब्सिडीज़ कैसे दी जाएंगी या काउंटर वेलिंग ड्यूटी अगर लग रही है उससे रिलेटेड भी एग्रीमेंट्स कर रखे हैं। बाकी इसके अलावा तो GATS लिख लो एंड ट्रिप्स लिख लो, ये भी एग्रीमेंट्स कर रखे हैं। तो GATS मतलब सर्विसेज वाला, और ट्रिप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला फुल फॉर्म पहले लिखवाई थी ना। इसके अलावा लिख लो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, ये भी एग्रीमेंट कर रखा है, बना रखा है, इसको बोलते हैं TPRM। और इसके अलावा एक और लिख लो नेक्स्ट, प्लूरी PLURI प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा स्टार लगा लो। वैसे तो सारी कोई भी पूछ सकता है, देखो 1 नंबर के लिए MCQ में कोई भी एक ऑप्शन आ सकता है, लेकिन प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट्स लिख लो कि क्या होते हैं। तो प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट्स का मतलब है, छोटा सा डैश डाल के लिख लेना, इट इन्वॉल्व्स सेवरल कंट्रीज विद कॉमन इंटरेस्ट बट डू नॉट इन्वॉल्व ऑल WTO कंट्रीज। ये सबको इन्वॉल्व नहीं करता, इसको प्लूरीलैटरल बोलते हैं, इसको प्लूरीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये थोड़े से मतलब मल्टीलैटरल से थोड़े छोटे हो गए, प्लूरीलैटरल प्लूरल वर्ड से निकाला है। तो इसमें कुछ कंट्रीज होंगे, इट इन्वॉल्व सेवरल कंट्रीज बट डू नॉट इन्वॉल्व ऑल WTO कंट्री, सब नहीं होंगे। तो ये मतलब एक नया टर्म आपके लिए हो गया प्लूरीलैटरल। तो कुछ कंट्रीज होंगे लेकिन सारी कंट्रीज नहीं होंगे, तो इसको बोलते हैं प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट। तो ये तो बेसिकली नाम है जो आपको बस रीड करने की, WTO क्या क्या एग्रीमेंट्स करता है। तो क्लियर हो गया पहले दिखाना। चलो, तो एक स्टार पॉइंट बस बचा है, रिसेंट कुछ डेवलपमेंट्स लिखनी है हमें, वो लिख लेते हैं। तो 2 बातें हैं बस रिसेंट की। दोहा राउंड, सर ये कौन सा राउंड आ गया भाई? 8th राउंड खत्म हो गया, तो उसके बाद 9th राउंड है, तो ये कहाँ पर हुआ 9th राउंड? दोहा, आप डालो हेडिंग दोहा राउंड। तो बेसिकली ये हुआ कतार में इन नवंबर 2001, बाकी इसमें लिख लो टॉक्स अबाउट नेगोशिएशंस इंक्लूडिंग 20 एरियाज ऑफ ट्रेड। इसमें भी 20 अलग अलग एरियाज के नेगोशिएशन को लेकर बातें हुई। और तीसरा लिख लो मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक वाज एग्रीकल्चर ट्रेड। तो इसमें लड़ाई हो गई, कंट्रोवर्सी हो गई, इसलिए इसके बारे में बता रहे हैं। तो एग्रीकल्चर ट्रेड को लेकर देशों के बीच में मतलब सामंजस्य नहीं बन पाया, तो कंट्रोवर्सी नहीं, दोहा राउंड। तो बस ये मतलब आपसे पूछ सकता है चांसेस में से कुछ कि दोहा राउंड नवंबर 2001 में हुआ था कतार के अंदर, और नेगोशिएशंस की इसमें बातें हुई थी अलग अलग 20 एरियाज को लेकर। और बाकी जो सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक इसमें रहा था वो था एग्रीकल्चर ट्रेड। और दूसरा डेवलपमेंट और लिख लेते हैं सितारा। ये तो शायद आपने देखा होगा, तो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने अभी हुआ था G20 सुना आपने? क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी चला था ना G20, तो इसके बारे में आप लिख लो G20। इसका मतलब है ग्रुप ऑफ 20, इसको इन्वर्टेड कॉमास कर लो, इसको शॉर्ट में G20 बोलते थे। 20 लोगों का समूह, मतलब 20 का समूह, ग्रुप ऑफ 20 इज द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, full stop. India holds the presidency of G20 from 1 December 2022 to 30 नवंबर 2023। तो इसमें हर 1 साल बाद प्रेसिडेंसी चेंज होती रहती है, कभी कोई देश, कभी कोई देश, कभी कोई देश। तो आपने इसलिए न्यूज़ में ज़्यादा सुना होगा क्योंकि इंडिया कब था प्रेसिडेंट? 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक था। बाकी दूसरे पॉइंट में लिख लो G20 वॉज फाउंडेड इन 1999 आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। ये G20 जो बना कॉन्सेप्ट, ये 1999 में बना, जब एशिया का एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब आया। उसके बाद लगा कि भाई हमें आपस में ना देशों को, इंटरनेशनल देशों को एक दूसरे की इकोनॉमिक मदद करनी चाहिए, क्योंकि मान लो मेरे घर में तकलीफ है तो आपको मदद करनी चाहिए, आपके घर में तकलीफ है तो मुझे मदद करनी चाहिए। तो ये G20 का जो मतलब मूल मुद्दा है, आप कीवर्ड हाईलाइट कर लेना, सेकंड पॉइंट में आ रहा है, वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मतलब हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मदद करनी चाहिए एक दूसरे की, ये मुद्दा है कि हमें कौन सी मदद करनी चाहिए, आर्थिक। और लास्ट है, लिख लो सिंस द बिगिनिंग ऑफ कोविड-19, तो जब कोरोना काल शुरू हुआ,
ट्रेड रिलेटेड मेजर्स वर implemented by G20 and 61% measures were ट्रेड फैसिलिटेटिंग। तो ये रहा आपका MCQ, 61% को हाईलाइट कर लेना और ट्रेड फैसिलिटेटिंग को हाईलाइट कर लेना। तो जब कोविड काल शुरू हुआ, जब चिंताओं के घने बादल थे, तब G20 ने मेजर्स निकाले, ट्रेड मेजर्स निकाले, रूल्स निकाले। जो 61% रूल्स थे वो कैसे थे? ट्रेड फैसिलिटेटिंग, मतलब मददगार। तो हम ऐसा ट्रेड करेंगे जिससे आपकी मदद हो जाए। तो बच्चा पूछता है कि सर बाकी 39% मेजर्स फिर कैसे थे? भाई 61% तो थे ट्रेड फैसिलिटेटिंग की, आपकी मदद हो गई। तो बच्चा पूछ लेता है ना कि भाई 61% तो ट्रेड फैसिलिटेटिंग थे, तो बाकी 39% कैसे थे? ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव, बाधा वाले, बाधा। तो बाकी 39% जो थे वो ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव थे, थोड़े से बाधा डालने वाले थे। और इसी के आगे ब्रैकेट करके लिखना, by October 2022, 77% of export restrictions has been repealed, REPEALED। तो मतलब 77% एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। रिपील का मतलब होता है खत्म कर देना। तो मतलब ये कि 77% एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी G20 देशों ने मतलब खत्म कर दी। तो ये कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं जो बस बेसिकली हमें पता होने चाहिए। चलो तो इसको आप क्लोज करो। तो ये थी बेसिकली पूरी कहानी। चलो तो इसके क्वेश्चंस और देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्मिनेटेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO जो बना उसके एस्टैब्लिशमेंट में पूछ रहा है कि भाई क्या था मेन, किस चीज़ ने उसका जन्म करवाया। तो ये हमने लिखा था कौन से राउंड से जन्म हुआ था, 8th राउंड था वो, जो था बेसिकली द यूरुग्वे राउंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें इसमें पहचानना है कि सही क्या है। ए, द गैट वॉज मेंट टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर कंट्रीज बाय रिचर कंट्रीज। तो ये तो गलत है, ऐसा कुछ भी गैट का ऑब्जेक्टिव नहीं था, वो तो ट्रेड एग्रीमेंट्स थे, वो भी गुड्स से रिलेटेड। तो ए तो गलत हो गया। बी में लिखा है द गैट डेल्ट विद ट्रेड इन गुड्स ओनली वाइल द WTO कवर्स सर्विसेज एज वेल एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये बात बिल्कुल सही दे रखी है वैसे तो, क्योंकि गैट गुड्स में डील करता है और WTO जो है वो सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में डील करता है। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है। सी अगर पढ़ भी लेंगे तो शायद गलती होगा कि ऑल मेंबर्स ऑफ WTO आर रिक्वायर्ड टू अवॉइड टैरिफ फॉर ऑल टाइप। तो ऐसा भी हमने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं ऐसा कोई एग्रीमेंट WTO का लिखा नहीं, तो ये भी बात गलत है। उसके बाद है जी थर्ड, द नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल स्टैंड्स फॉर। याद है नेशनल ट्रीटमेंट, इसमें आपको बताया था कि भाई हमें इस प्रिंसिपल में लाल डब्बा और काला डब्बा जो है उसको सेम इक्वली ट्रीट करना है। तो लोकल्स और फॉरेनर्स को सेम समझना है। तो देखते हैं, द प्रोसीजर विद इन द WTO फॉर रिजॉल्विंग डिसएग्रीमेंट्स अबाउट ट्रेड पॉलिसी अमंग कंट्री, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बी, द प्रिंसिपल दैट इंपोर्टेड गुड्स आर टू बी ट्रीटेड नो वर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट देन द लोकल वंस। सी, एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स आर टू बी ट्रीटेड नो वर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट देन द लोकल वंस। डी, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स शुड हैव द सेम टैरिफ नो मैटर वेयर दे आर इंपोर्टेड फ्रॉम। तो इसमें जो सबसे सही और एप्ट लैंग्वेज लग रही है वो है बी ऑप्शन की, क्योंकि वो कह रहा है कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को, यानी जो हमने विदेश से मंगवाए, यानी वो लाल डब्बा, आर टू बी ट्रीटेड नो वर्स। आर टू बी ट्रीटेड नो वर्स का मतलब है कि उन्हें खराब ट्रीट नहीं करना है, यानी कि उन्हें बराबर ट्रीट करना है। किसके बराबर ट्रीट करना है? डोमेस्टिक मार्केट के। इन डोमेस्टिक मार्केट एंड लोकल वंस, लोकल वंस मतलब वही काले डब्बे के। तो हमें लाल डब्बे यानी जो हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं उन्हें हमें खराब ट्रीट नहीं करना है डोमेस्टिक मार्केट में देन द काले डब्बे, ये मतलब है। तो यही बात नेशनल इंटरेस्ट में थी। बाकी सी में तो यही गलत हो गया, एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स के बारे में कह रहा है। और डी में ऐसा कुछ था ही नहीं कि सेम टैरिफ लगाओ, तो ये भी गलती हो गया। तो इसका मतलब डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद फोर्थ में है बाउंड टैरिफ रिफर्स टू। तो ये पढ़ लेते हैं, बाउंड टैरिफ, ये मैं आपको समझा दूंगा क्या है। इसमें ए में लिखा है क्लबिंग ऑफ टैरिफ ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज इनटू वन कॉमन मेजर। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है। क्लबिंग का मतलब है टैरिफ को क्लब कर लेना। बी में लिखा है द लोअर लिमिट ऑफ द टैरिफ बिलो विच ए नेशन कैन नॉट बी टैक्सिंग इट्स इंपोर्ट, यानी कि कह रहे हैं टैरिफ की लोअर लिमिट जिसके नीचे कोई भी नेशन टैक्स नहीं लगा सकता। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये बाउंड टैरिफ नहीं होता। सी में कह रहा है द अपर लिमिट ऑन द टैरिफ दैट ए कंट्री कैन लेवाई ऑन अ पर्टिकुलर गुड अकॉर्डिंग टू इट्स कमिटमेंट अंडर गैट एंड WTO। बिल्कुल सही है, इसी को बाउंड टैरिफ कहते हैं, आप मार्क कर लेना चाहिए कि भाई ये वो अपर लिमिट है। बाउंड कि मतलब आप बाउंड हो, इससे ज्यादा नहीं, बाउंड लिमिट लगा दी। तो अपर लिमिट कोई भी कंट्री लगा सकता है प्रोडक्ट पर अकॉर्डिंग टू इट्स कमिटमेंट अंडर गैट एंड WTO। बाकी फिफ्थ में कह रहा है द एसेंस ऑफ MFN प्रिंसिपल। तो MFN तो आपने कई बार ये वर्ड देख लिया, मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो उस प्रिंसिपल के तहत कह रहा है ए, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ WTO इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू ट्रेड। बिल्कुल सही बात है कि भाई हमें सभी मेंबर्स के साथ इक्वालिटी ट्रीट करनी है। बी, फेवर वन कंट्री यू नीड टू फेवर ऑल इन सेम मैनर। कह रहा है एक कंट्री को उसी तरह से फेवर करोगे जैसे आप सबको करते हो, मतलब उसी बात को घुमा के कह रहा है। तो ये भी बात सही कह रहा है। सी में कह रहा है एवरी WTO मेंबर विल ट्रीट ऑल इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स इक्वली विदाउट एनी प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव नहीं करना और सभी को बराबर ट्रीट करना है। तो मतलब वो तीनों में ही एक ही बात को घुमाकर कह रहा है, और वो MFN प्रिंसिपल ही है, मोस्ट फेवर्ड नेशन, कि भाई सब बराबर हैं, सबको एक जैसा ट्रीट करना है। 6 में कह रहा है द WTO हैज नाउ रिप्लेस्ड बाय द गैट। तो ये तो गलत है,
बल्कि गैट्स ने थोड़ी ना रिप्लेस कर दिया है ना, होते तो गलत कह रहा है। बी हैज इनबिल्ट मैकेनिज्म टू सेटल डिस्प्यूट अमंग मेंबर्स, ठीक है, वाज एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर फ्री एंड फेयर ट्रेड इंटरनेशनली, हाँ ये दोनों WTO की बातें बिल्कुल सही हैं, तो बी और सी बातें बिल्कुल सही हैं। उसके बाद 7th, द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इंक्लूड्स एक्सप्लिसिट एंड बाइंडिंग कमिटमेंट्स मेड बाय WTO मेंबर गवर्नमेंट्स ए ऑन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड रूरल डेवलपमेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो जो एग्रीमेंट हुआ ऑन एग्रीकल्चर वो मैं आपको बता दूंगा पॉइंट इसमें क्या हुआ, ये तो नहीं हुआ। बी मार्केट एक्सेस एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट सपोर्ट, तो मार्केट एक्सेस की तो बात हुई कि भाई मैं अपना सामान आपके मार्केट में बेच सकूं, लेकिन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सपोर्ट ऐसा कुछ नहीं था। सी मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें सरकार के लिए यही बोला गया कि आप मार्केट एक्सेस भी दोगे, डोमेस्टिक सपोर्ट भी दोगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हो उसको आप सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करने वाले फार्मर्स को सब्सिडीज भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये आप मार्क कर लेना, ये बात बिल्कुल सही है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में। बाकी डी में देखोगे तो मार्केट एक्सेस एक्सपोर्ट सब्सिडी तो सही हो गया, लेकिन इंपोर्ट पर सब्सिडीज ऐसा नहीं होता कि इंपोर्ट करने पर सब्सिडी मिले, ये गलत पॉइंट है, इस वजह से डी गलत हो गया। उसके बाद 8th, द एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग प्रोवाइड दैट टेक्सटाइल ट्रेड शुड बी डीरेगुलेटेड ग्रेजुअली एंड द टैरिफ शुड बी इंक्रीज्ड, ये नहीं है मेन पॉइंट। बी रिप्लेस द मल्टी फाइबर एग्रीमेंट MFA विच वाज प्रिवेलेंट सिंस 1974, तो ये आपको लिखवाया था कि भाई टेक्सटाइल और क्लोथिंग पर भी एग्रीमेंट हुआ जो पुराने एग्रीमेंट को जिसने रिप्लेस कर दिया, यानी कि MFA को उसने रिप्लेस कर दिया, तो ये ऑप्शन सही है, बाकी सी और डी पढ़ने की भी जरूरत नहीं। उसके बाद 9th में लिखा है द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है ना, ट्रिप्स। तो कह रहे हैं ट्रिप्स में क्या है, ए स्टिपुलेट टू एडमिनिस्टर अ सिस्टम ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बिल्कुल ठीक, यानी कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कैसे मतलब एनफोर्स कर सकते हैं, उसके लिए एक सिस्टम एडमिनिस्टर किया जाए। बी प्रोवाइड फॉर मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट एंड नेशनल ट्रीटमेंट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को भी गुड्स की तरह उसी तरह की सुविधाएं मिले, मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला और नेशनल ट्रीटमेंट वाला जो गुड्स को मिलता है, तो बिल्कुल सही बात है। मैंडेट्स टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बाय ऑल मेंबर्स, बिल्कुल सही कि हमें उसकी प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना है सभी मेंबर्स को, कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसा ना हो कि हम मतलब लीक कर दें या किसी और को प्रोवाइड कर दें, उसकी प्रोटेक्शन भी सभी मेंबर्स का मतलब जरूरी कार्य है। तो ये मतलब तीनों ही बातें सही दे रखी हैं, और इससे आपको ये भी पता चल गया कि ट्रिप्स के अंदर बेसिकली होता है, तो इसी क्वेश्चन में कवर करवाने के लिए बताया, तो तीनों बातें ट्रिप्स के अंदर ही आती हैं। उसके बाद 10th, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक इन येट टू कंक्लूड दोहा एजेंडा, लिखवाया था ना रिसेंट डेवलपमेंट में कि सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक क्या था दोहा राउंड में, यस वो हमने डायरेक्ट लिखा है एग्रीकल्चरल गुड्स, तो उस पर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी गई थी। और 11th लास्ट क्वेश्चन है द WTO कमिटमेंट्स, कह रहे हैं WTO की जो कमिटमेंट्स है उसके बारे में पूछ रहा है। ए अफेक्ट डेवलप्ड कंट्रीज एडवर्सली बिकॉज दे हैव कंपैरेटिवली लेस एग्रीकल्चरल गुड्स, अफेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज मोर बिकॉज दे नीड टू मेक रेडिकल एडजस्टमेंट्स, अफेक्ट बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इक्वली, अफेक्ट नन। तो देखो जी नन तो गलत हो गया, बोथ भी गलत हो गया, और डेवलप्ड कंट्रीज को भी अफेक्ट WTO कमिटमेंट्स नहीं करते, तो आपने अगर पढ़ा होगा या याद होगा WTO कमिटमेंट्स कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि बेचारे उन्हें बार बार एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, रेडिकल मतलब लगातार एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, तो WTO कमिटमेंट्स का प्रभाव डेवलपिंग कंट्रीज पर ज़्यादा पड़ता है रादर देन डेवलप्ड। चलो तो ये थे बेसिकली इसके क्वेश्चन, तो आप अच्छे से एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, नोट्स को पढ़ लेना पूरे, और बाकी क्वेश्चन जो थे वो इसके बस यही थे।